नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आए दिन हम आपको नई नई शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं, लेकिन आज हम आप जिस शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं वो शख्सियत से हम मुलाकात नहीं करवाएंगे, क्योंकि आप स्वयं ही उन्हें जानते भी हैं। क्योंकि आज वो बीएसपी के बैनर तले भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। उससे पहले 2018 को वो उन्होंने बीजेपी के को जो है ज्वाइन किया था। 6 साल तक वो बीजेपी में रहे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला बीजेपी से, तो उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया। अब की बार वो हाथी पे बैठ करके भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के अंदर घूमेंगे। हमारे साथ कमांडर सुनील जी हैं। कमांडर सुनील शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एकदम से बीड़ा उठा लिया आपने जनसेवा का। क्या मानते हो, आखिरकार बीएसपी का दामन क्यों थामा आपने? मैंने 2018 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। मैंने वीआरएस लिया था भारतीय नौसेना से, और उसके बाद उसी दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी में आया था। अभी रिसेंटली मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश का सह संयोजक रह चुका हूँ, सैनिक प्रकोष्ठ का। और अब मैं बहुजन समाज पार्टी में आ गया हूँ। क्यों आया, किस लिए आया, क्या रीज़न रहे, उसका मेन रीज़न ये था कि जो भी कार्यकर्ता होता है, जो भी वर्कर होता है पार्टी का, वो सिर्फ और सिर्फ मान सम्मान के लिए काम करता है। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि इस पार्टी में मान सम्मान थोड़ा सा कम मिला मुझे। और आप बताइए साहब कि मैंने हर घर में कमल खिलाया, बहुत मेहनत की। पिछले 6 साल से मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ और जगह जगह कमल का फूल खिलाया। मगर ऑफ लेट अभी कुछ टाइम पहले मुझे लोगों ने न तो किसी चीज़ का निमंत्रण देना अच्छा लगा और न ही किसी प्रोग्राम में बुलाना शुरू किया। तो साहब, एक फौजी हूँ, अगर मान सम्मान की जहाँ पे लड़ाई आ गई तो उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो फाइनली मैंने बसपा का दामन थामा, और बहुजन समाज पार्टी ने मुझे इस लायक और काबिल समझा कि मैं लोकसभा का, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का प्रतिनिधित्व करूं और इलेक्शन लड़ूं। तो आज मैं आपके सामने हूं। क्या मानते हैं, सामने तो आप आ गए उम्मीदवारी लेकर के बीएसपी की, मतलब हाथी के ऊपर बैठ करके भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का किस प्रकार से आप प्रतिनिधित्व करेंगे? क्या लगता है आपको, किस प्रकार से जो चुनाव है, क्योंकि चुनाव तो शुरू हो चुका है, आज नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी है, क्या मानते हैं कमांडर सुनील शर्मा, अपने आप को कहाँ खड़ा मान रहे हैं फिलहाल? साहब, बहुजन समाज पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है, और पूरे हिंदुस्तान में दो ही ऐसी पार्टी हैं जो संगठन के हिसाब से काम करती हैं। और बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी जिसने सबसे पहले संगठन के हिसाब से काम करना शुरू किया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने किया था, और बहुजन समाज पार्टी का एक मजबूत संगठन है। पिछले 10 साल से बहुजन समाज पार्टी ने किन्हीं कारणवश अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था, क्योंकि गठबंधन का कैंडिडेट उतरा था। इसीलिए थोड़ा सा वो था। बाकी अभी बहुत अच्छा है, और सारे कार्यकर्ता बड़े जोश में हैं, और सब अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के लोग आपको क्यों जिताएंगे? आप में ऐसा क्या है? किस प्रकार से आप लोगों के बीच में जाओगे? क्या आप बात रखोगे अपनी कि कमांडर सुनील शर्मा यहाँ से एमपी बने? भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की जनता मुझे क्यों जिताए, क्यों सपोर्ट करे? आप चौधरी धर्मवीर जी को क्यों सपोर्ट करें? राव दान सिंह जी को क्यों सपोर्ट करें? बहादुर सिंह जी को क्यों सपोर्ट करें? आप बताइए, किस लिए सपोर्ट करेंगे? ऐसी क्या खासियत है? ठीक है, उनके पास, किसी के पास कमल का फूल है, किसी ने हाथ साथ ले रखा है, और बाकी चीज़ें हैं। तो आप क्या सोचते हैं, सिर्फ एक पार्टी के सिंबल से सब कुछ होता है? आप इंडिविजुअल के भी देखिए साहब। आप मुझे ये बताइए कि आपके जो करंट में, प्रेजेंट में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं चौधरी धर्मवीर जी, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े अच्छे स्वभाव के आदमी हैं।
मगर मुझे ये बताइए कि कहाँ कहाँ गए, कितने गांव में गए? भाई 5 साल 15 साल हो गए। इन 15 साल में आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई ऐसा गांव है जिसमें आपको लगता है कि आप नहीं गए हो? मगर मैं आपको जरूर गिनवा सकता हूँ कि ऐसे गांव का नाम जिसमें आप 15 सालों में नहीं गए हो। तो साहब ये बताइए कि अगर 15 साल में अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक गाँव में नहीं जाए तो मेरे ख्याल से सिस्टम थोड़ा ढीला है। और दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी से ये पूछे कि क्या आप 15 साल में कोई और कैंडिडेट तैयार नहीं कर सके? साहब 15 साल में जब आप एक बच्चा होता है तो वो भी एक वोटिंग की उम्र में आ जाता है। तो 15 साल बहुत टाइम होता है। भारतीय जनता पार्टी एक अपनी सेकंड लाइन तैयार कर सकती थी या किसी और आदमी को टिकट दी। अगर वो देती तो आज फिर ये हाल नहीं होता मेरे ख्याल से। कमांडर साहब, 6 साल आप भी बीजेपी में रहे, क्या आपने अपने जो नेता थे उस समय उन्हें गाइड नहीं किया कि हालात जो हैं वो ख़राब हैं, हालात दुर्बर हैं, जिस प्रकार से आज आप कह रहे हैं कि ऐसे हालात ना बनते, सेकंड लाइन जो है बनाते, तो उस समय आपने क्यों नहीं तैयारी करी, क्यों नहीं बताया नेताओं को? साहब मैंने बिल्कुल बताया था और सेकेंड लाइन की तैयारी के लिए मैं भी तैयार था। मैं भी सेकेंड लाइन में था और मैंने बहुत समझाया, मैंने बताया भी था। हर मौके पे मैंने इनको बताया कि भारतीय जनता पार्टी ना एक बड़ी अच्छी पार्टी थी। जब उन्होंने शुरुआत की थी तो आरएसएस के लोगों ने शुरुआत की थी और उनका ये रहता था कि हर घर जाएं, लोगों से मिलें, प्रवास करें, रात को उनके घर में रुकें और उनके साथ ही भोजन करें। उससे क्या होता था कि एक जुड़ाव होता था लोगों में। अब क्या हो गया कि बीजेपी पार्टी थोड़ी सी हैवी हो गई है और पार्टी के लोग टेबल पॉलिटिक्स ज़्यादा करने लग गए हैं। बंद कमरों में रह के मीटिंगें करना, लोगों को अपने ऑफिस में बुलाना, वहाँ पे डिस्कशन करना, वो सिस्टम थोड़ा सा ढीला हो गया है। पहले वो लोग गांव में जाते थे, लोगों से मिलते थे, वहाँ पे विचार अपने वो होते थे, बट वो सिस्टम खत्म हो गया। जब कोई भी पार्टी में टेबल पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है तो वो टेबल पॉलिटिक्स सिर्फ 4 लोगों के बीच में रह जाती है। ये सुझाव हमने दिया था कि आप उतरिए मैदान में। हमने विधानसभा में भी दिया था। हमने हमारे घनश्याम श्राफ जी, हमारे एमएलए साहब हैं, उनको भी बोला था कि आप गांव में जाइए। आप इलेक्शन टाइम आखिरी 1 महीने में गांव में जाएंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा? आप गांव में जाइए, आप लोगों से मिलिए। आप बताइए 31 गांव है, बहुत छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है। क्या 5 साल में आप गांव में जा नहीं सकते थे? जा सकते थे। साहब मैं होता तो शायद महीने में 2 चक्कर लगाया था 31 के 31 गाँव में। और जब आप लोगों से, जनता से मिलोगे, उनकी प्रॉब्लम सुनोगे ढंग से वहीं मिल बैठ के, तो 50% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। आज के समय में बार बार जो लीडर हैं वो कहते हैं कि मोदी की लहर है, मोदी की लहर है, और मोदी के नाम पर वो लोग वोट भी मांग रहे हैं। ये कोई नहीं कहता कि मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। अपने काम पर नहीं, केवल कह रहे हैं कि राम मंदिर बना दिया हमने, इसलिए वोट दो। बीएसपी का कैंडिडेट क्या कहेगा? सुनील शर्मा जब लोगों के बीच में जाएगा वो क्या कहेंगे? साहब ऐसा है कि जब पार्टी के बारे में बात करें, अच्छी पार्टी है, मतलब सारी पार्टी अच्छी होती हैं। मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी बड़ी अच्छी पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी भी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सनातन धर्म के लिए बहुत काम किया है, वो सब ठीक है। मगर आप बताइए कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब ने क्या किया है? आपके विधायक साहब ने क्या किया है? कोई एक दो ऐसी चीज़ बताइए कि ये प्रोजेक्ट आपकी वजह से यहाँ पे आया है। रूटीन में आ रहे हैं वो ठीक है। आपने कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आपने अपने दम पे करवाई है? आपके राजनीतिक अनुभव के हिसाब से आपने न तो आपने बेरोजगारों के बारे में कुछ सोचा। अपने पूरे इसमें बहुत बेरोजगारी है। और न ही आपने कभी पानी की समस्या के बारे में सोचा है। यहाँ पे बहुत पानी की समस्या है। तो ये बात है। जिस प्रकार से एमपी साहब के बारे में आपने बात की कि कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया, भिवानी महेंद्रगढ़ की बात की जाए तो भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें काफ़ी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, पहले मिल्स हुआ करती थी, लोगों को रोज़गार मिला करता था। आज वो उनके हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। हालात ख़राब होने के कारण काफ़ी फैक्ट्रियां बंद भी हो चुकी हैं।
आप भी भिवानी के ही बाशिंदे हो, आपने भी देखा होगा, लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। क्या कमांडर सुनील शर्मा फैक्ट्रियों को दोबारा चालू करवा पाएंगे, या बात की जाए नए प्रोजेक्ट की, जिस प्रकार से आपने आरोप लगाया कि अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो नहीं आया, ना तो एमपी साहब लाए ना एमएलए साहब लाए। कमांडर साहब ने क्या ऐसी स्टडी की है कि यहाँ प्रोजेक्ट आने शुरू होंगे, रोजगार आने शुरू होंगे? सर पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं जी जान लगा दूंगा यहाँ पे फैक्ट्रियों को लाने की, प्रोजेक्ट को लाने के लिए। सरकार किसी की भी हो, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी सरकार में जाइए, प्रधानमंत्री से मिलिए और उनको रिक्वेस्ट करिए कि सर एक दो प्रोजेक्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में दे दीजिए बड़े वाले, जिससे कि हमारे यहाँ पे रोजगार बढ़े। और मेहनत कीजिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि हमें कुछ दे दीजिए, वो कुछ नहीं होता साहब। आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करिए, आप उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, फिर उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को किसी के सामने रखिए तो वो पक्का अप्रूव होगी। मगर आप लोगों के पास तो उन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है। आप बताइए, आपके एमपी साहब ने कभी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की कोशिश की है? कोई हिदायत दी है कि कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ और फिर मैं जाके प्रधानमंत्री साहब से मिलके वो प्रोजेक्ट को अप्रूव करा के लाता हूँ? सरकारी नौकरियां साहब सिर्फ 2% हैं, बाकी सारी नौकरियां प्राइवेट में हैं। और जब बच्चा अपने ही घर में नौकरी करेगा तो उसको फायदा होगा। इसीलिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मुद्दा है बेरोजगारी का। अगर मुझे मौका दिया और जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं सबसे पहला जो काम करूँगा, मैं किसी उद्योगपति के हाथ जोड़ूं, पैर पड़ूं, या किसी सरकारी अफसर को बोलूं या प्रधानमंत्री को बोलूं, मैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को लाने की कोशिश करूँगा और कोई प्रोजेक्ट लाने की कोशिश करूँगा। ये मेरा सिस्टम रहेगा सर। कमांडर साहब, 6 साल आपने भी बीजेपी के साथ काम किया है, जब वो सत्ता में थी बीजेपी, पूर्ण रूप से आपकी बातें भी जो है सुनी जाती होंगी, आपकी बातें मानी भी जाती होंगी, बैठ के भी आपकी पार्टी करती थी पदाधिकारियों को लेकर के। तो क्या ऐसा आपको लगा बीजेपी के अंदर कि अच्छा नहीं है, आपने बीएसपी ज्वाइन कर ली? सब बीजेपी की जो एक सबसे बड़ी कमी है वो क्या करते हैं कि वो जो मेन आपका कार्यकर्ता है उसको साइडलाइन कर देते हैं और बाहर से आए हुए को फटाफट लाइन में लगा देते हैं। कहाँ गई वो विचारधारा, कहाँ गई वो संघ की विचारधारा कि बोलते थे जी पहले संघ की विचारधारा में आओ फिर पार्टी में आगे बढ़ो? कहाँ है वो? आधे घंटे में पार्टी ज्वाइन कराते हो और उसको टिकट दे देते हो। 70% लोग, आज 70% ऑन रिकॉर्ड सर, बाहर से आए हुए आदमी हैं। आपने अपने लोगों को तैयार क्यों नहीं किया साहब? क्यों तवज्जो नहीं दी अपने लोगों को? करके तो देखिए। अब मेरे जैसा आदमी जो डायरेक्ट फौज से रिटायर होके आया हो, जिसने अपने पार्टी के लिए तन मन धन सब कुछ त्यागा हो, उसको भी अगर आप मान सम्मान नहीं देंगे तो मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा सर। और कमांडर साहब, ये बात तो आप पर भी लागू होगी, आपके भी कार्यकर्ता यही कहेंगे कि कमांडर साहब बीजेपी छोड़ करके बीएसपी में आए और उन्हें टिकट मिल गया, या जो बीएसपी का कार्यकर्ता था उसको टिकट नहीं मिला। वो भी नाराज़ हो सकते हैं इसी बात को लेकर के। जैसा आपने कहा कि सारे लोग जो बाहर से आते हैं उनको तवज्जो मिलती है, ये बात तो आप पर भी लागू होगी इस तरह से? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, कुछ कुछ कॉम्बिनेशन बिड़ाने पड़ते हैं, मगर आप कॉम्बिनेशन ऐसे बिड़ा सकते हो कि 90-10 का, 80-20 का, वो आप समीकरण देख के, सोशल इंजीनियरिंग देख के बिड़ा सकते हो। मगर जहाँ पे बात आती है 70-30 की, तो मतलब वो तो चीज़ें समझ नहीं आती साहब। थोड़ी बहुत बहुजन समाज पार्टी ने, आज आप देखिए जितने टिकट डिक्लेयर हो रही हैं उनके खुद के कार्यकर्ताओं के टिकट डिक्लेयर हो रही है, बाहर से आदमी नहीं आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और मैं तो फौजी आदमी हूँ सर, और फौजी आदमी के लिए तो सारी चीज़ें माफ़ होती हैं। मतलब कि फौज में से आप आए हो, सेवा का जज्बा लेकर के फौज में गए थे, मतलब वही जज्बा जो है आज भी आपके अंदर है
क्या मानते हैं? बिल्कुल है सर। मैं तो सिर्फ ये बोलता हूँ कि सिर्फ आन बान और शान के लिए ही रहते हैं सर। लोगों के लिए मरते हैं, जीते हैं, अपने लोगों के लिए, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, अपने लोग हैं। बड़ा दुख होता है जब एक बच्चा आता है, बोलता है जी हमें नौकरी दे दो, और 6,000 महीने की नौकरी चलती है। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो इलेक्शनों में कई 100 करोड़ रुपए खर्च कर देते। क्यों साहब? जरा वो पैसा इनको दे दो ना साहब, बच्चों को, उनको नौकरी लगवा दो। इतने हजारों करोड़ रुपए इलेक्शनों में खर्च होते हैं, उनको थोड़ा कम कर लो, थोड़ी गाड़ियों का कम कर लो। लोगों से दिल से जुड़ोगे तो गाड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमांडर सुनील शर्मा से जानना चाहेंगे आने वाला समय, क्योंकि इलेक्शन समय तो शुरू हो चुका है, अब बड़ी बड़ी रैलियां जो हैं वो भी होनी है, तो क्या मानते हैं भिवानी मेंदरगढ़ लोकसभा में कमांडर सुनील शर्मा के नेतृत्व में क्या रैलियां होंगी? कोई बड़ा लीडर जो है यहाँ पर बीएसपी का बड़ा लीडर भिवानी मेंदरगढ़ लोकसभा में आकर के रैली संबोधित करेगा? साहब ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो हमारी माननीय मायावती बहन जी, वो हमारी पार्टी की सुप्रीमो है, तो उनका तो एक हक बनता है कि भिवानी महेंद्रगढ़ में आए। अन्यथा मेरा ये मानना है कि आदमी को बड़ी बड़ी रैलियों से न जुड़ के दिल से जुड़ना चाहिए। बिल्कुल। आपको वोटरों के साथ दिल से जुड़ना चाहिए, अपने लोगों के साथ दिल से जुड़ना चाहिए। आप किसी के साथ दिल से जुड़ेंगे तो लोग आपको अपने सर पे बिठाएंगे। साहब आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार दिल से जुड़ के तो देखिए। हाँ, दिली रिश्ता बनाना जरूरी हाँ, होता है। दिली रिश्ता बनाइए, एक बार दिली रिश्ता बन गया, जुड़ गए, तो फिर आपको वोट मांगने की क्यों जरूरत पड़ेगी? तो दिल से जुड़िए और अपने लोगों को सर पे बिठाइए, उनकी मान सम्मान करिए, उनको इज्जत दीजिए। आप लोगों को इज्जत देंगे तो लोग आपको बहुत इज्जत देंगे। आपने देखा होगा कि काफ़ी विरोध जो है वो जनता के बीच में भी है, काफ़ी जो कैंडिडेट जा रहे हैं गाँव के अंदर उनके विरोध भी जो है लगातार हो रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के कैंडिडेट हों। मतलब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर से आज वो वैसी स्थिति नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। आज सोशल मीडिया भी हावी है और लोग जो है सवाल जवाब भी करते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसी कोई स्थिति आई है? लोग आपसे भी सवाल जवाब करते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाते होंगे जिस प्रकार से। साहब एक बात बताइए, मैं तो एक बहुत ही नया कैंडिडेट हूँ, पहली बार चुनाव में आया हूँ, और मेरी छवि पे कोई दाग नहीं है, तो मेरे से किस चीज़ का सवाल जवाब कर सकते हैं? मेरे से लोग आज किसी काम का हिसाब नहीं मांग सकते, क्योंकि मैं तो पहली बार चुनाव में आया हूँ। मगर जो लोग 15-15 साल से हैं, उनसे तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों को हिसाब मांगना, और लोग मांग रहे हैं। भाई झंडे दिखाते हैं, कुछ बोलते हैं, होगा साहब, स्वाभाविक स्वाभाविक बात है, ये सब चीज़ें होंगी, और उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को जनता के जवाबों का सामना करना पड़ेगा। वो सामना अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, सामना तो आपको करना पड़ेगा साहब। कमांडर साहब, मेरा एक आखिरी सवाल है। आप फौज में थे, फौज का आदमी जब तक फौज में नौकरी करता है राजनीति से दूर रहता है। आप फौज से सेवानिवृत्त हुए और आकर के राजनीति के दंगल में कूद पड़े, बीजेपी में भी रहे, बड़े बड़े ब्रह्मोत्सव भी जो है वो आपने करवाए, अब आप बीएसपी का टिकट लेकर के उम्मीदवार भी बन गए हो। एकदम से दूरियां कम हुई फौजी की और राजनीति की, और अब एकदम से इकट्ठे हो गए। सेवानिवृत्त कमांडर सुनील शर्मा अब पॉलिटिशियन बन गया। साहब कमांडर सुनील शर्मा कभी भी राजनीति में विश्वास नहीं रखता, कर्म नीति में विश्वास रखता है। आप मुझे मौका दे के एक बार देखिए, मैं तो सिर्फ राजनीति नहीं करूँगा, आपके साथ कार्य करके दिखाऊंगा। आपकी इच्छाओं पे, आपकी वादों पे खरा उतरूंगा। आप एक बार बदल के तो देखिए। आपने 15 साल लोगों को देख लिया, इधर देख लिया, वही चेहरे बार बार दोनों पार्टियों में रिपीट हो जाते हैं। कभी ये होते, कभी वो होते, कभी वो होते। एक बार आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार ट्राई तो करके देखिए। देखो, कोई नया रास्ता ढूंढोगे तो क्या पता कोई अच्छा रास्ता मिल जाए। अब ये रास्ते पे तो आप 15 साल से चल ही रहे हो। रास्ता बदल के देखिए साहब।
मंजिल बहुत खूबसूरत है और बड़ी अच्छी मंजिल आपके सामने दिखाई दे रही है। ये थे कमांडर सुनील शर्मा, जिनका कहना था कि आने वाले समय के अंदर वो चुनाव तरीके से उठाएंगे भी सही, और लोगों से जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि नई राह ढूंढिए, नई राह ढूंढेंगे तो अच्छी चीज़ें जो है मिलेंगी। खैर वो तो जनता के ऊपर फैसला है कि जनता किस ओर जाती है, कौन सा रास्ता ढूंढती है और किस रास्ते के ऊपर मोहर लगाती है। हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।